हेलो स्टूडेंट, आपने अभी 2025 का नीट का पेपर देखा और आज तो उसकी आंसर की भी आ गई है। तो उसमें भी जो क्वेश्चंस उन्होंने जो दिए हैं, आंसर्स दिए हैं, बायोलॉजी के तो पूरे पूरे सही हैं, उसमें से कोई भी चैलेंज करने लायक नहीं है। ये आप यानी देख सकते हैं। और जो अब की बार का पेपर का स्टैंडर्ड रहा है, जिससे उन्होंने फिजिक्स काफ़ी टफ किया था। और फिर इसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो भी इस टाइप का नहीं था कि पूरा एनसीईआरटी को आपने लाइन बाय लाइन जो 2020 से आ रहा था, ठीक है, अभी तक 3-4 सालों में जो उन्होंने पैटर्न यानी अडॉप्ट कर लिया था, इसके बाद अभी सडनली उस चीज़ को चेंज कर दिया है। तो एक तो स्टूडेंट की जो कहना चाहिए थिंकिंग हो गई है, उसी अनुसार हो गई थी अभी तक चलते हुए, केवल एनसीईआरटी 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 पढ़ना है। लेकिन अब वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी के लेकर के पेपर नहीं बनना है। अब आपको एनसीईआरटी समझनी होगी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। पेपर टफ आया, एक अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा पेपर टफ आता है, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। ये आप बिल्कुल बेसिक्स में ध्यान रखिए। देखिए, हम लोग को करीब करीब 20-22 साल हो गए इस चीज़ को पढ़ाते हुए। यदि आपका पेपर टफ आया तो ये बहुत अच्छा है, और फिजिक्स टफ आया तो और टफ आ जाए, बहुत अच्छा है। फिजिक्स जितनी ज़्यादा टफ हो जाएगी उतना अच्छा है, क्योंकि फिजिक्स वैसे भी बायो वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो फिजिक्स अपने आप ही सिलेक्शन से बाहर हो जाएगी यदि बहुत टफ दे देते हैं। सभी क्वेश्चन टफ दे दें, ऑटोमेटिकली किसी से बनेंगे, अपने आप ही बाहर हो गए। अब की बार का कट ऑफ जो जा रहा है 540 के नियर अबाउट जा रहा है। एमपी की मैं बात करूं तो लगभग 540 में आकर के आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए 540 के नियर अबाउट। 540 का मतलब आप समझ रहे हैं बायो एंड केमिस्ट्री, बस फिजिक्स साफ साफ कर दीजिए, राइट, उतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अभी आपको तो बायोलॉजी बनती है भाई, बायोलॉजी तो बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन आपके बायोलॉजी में भी 360 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को टारगेट करना है बायो, जो स्ट्रांग है, जो स्टूडेंट हमेशा ध्यान नहीं देते हैं। यदि आप केवल फिजिक्स के पीछे भागते रहेंगे, कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जिनको फिजिक्स अच्छी लगती है, जिनका अच्छा है, जो शुरू से ही शार्प माइंडेड स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, वो फिजिक्स के पीछे जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिए, ठीक है। उससे अपन को मतलब नहीं है। जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं उन मीडियोकर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ बेचारे, क्योंकि जो हम लोग के पास आते हैं दिन रात रह करके वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कमी होती है, उनका आईक्यू लेवल उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो मेहनत करके भी सिलेक्ट हो सकते हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग से आप चलेंगे तो आप सिलेक्शन कर लेंगे। बहुत ईजी मैनर में चलते हैं। तो सबसे पहले टारगेट करना है आपको बायो। बायो तो आपको ईजी है, लेकिन आपके उसी में से किसी स्टूडेंट के 360 आ गए आपकी बार, किसी के नहीं। आप देख लेना, किसी के नहीं आने वाले, ठीक है। क्यों? तो मतलब आपकी बायो भी सही नहीं। फिर केमिस्ट्री भी आपको इजी लग रही है यदि, ठीक है, उसमें भी 180 किसके आ गए आप देख लीजिए, किसी के नहीं आने वाले। फिर फिजिक्स में तो आपका लगता है कि आने नहीं है, होते ही नहीं है, ठीक है, पिछले साल तक आते रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार से नहीं आने वाले, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिजिक्स जितना टफ होगा उतना अच्छा है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यदि 7-8 क्वेश्चन इस बार आए हैं कि आपके टीचर्स को करने में 25 मिनट का टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन को करने में। सपोज यदि इस टाइप के क्वेश्चन कि कोई भी क्वेश्चन जिसको 5 या 10 मिनट टाइम लगता है एक क्वेश्चन को करने में, उसको करने का कोई फायदा आप गिना सकते हैं क्या? वो आपका टाइम ले जाएगा पूरा का पूरा। 45 क्वेश्चन है, यानी सीधे सिंपल सी बात है, यदि 5 मिनट लग रहा है तो आपके ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आपके 50 मिनट में होंगे। 1 घंटा तो आपका 10 क्वेश्चन में चला गया भाई। आप ये तो कैलकुलेट करो। हमको वही क्वेश्चन आप अच्छे से जानो। तो बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपरेशन करो जो मैक्सिमम बायो के 1 या 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए उतना ही टाइम है। पूरा पेपर ही उसी हिसाब से बचा है। आप बायो में क्वेश्चन फिर बचाते हैं, मतलब जो टाइम बचाते हैं वो बायो में बचाते हैं। जैसे अब की बार वो प्रोडक्टिविटी की यूनिट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 15 सेकंड में हो जाएगा। फर्स्ट मिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, मेनार्च कहा जाता है, वो 15 सेकंड में हो गया। इवन मार्किंग भी होगी इतनी देर में। तो 2, 4, 5 से क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे कि आप यहाँ बचा पाएंगे। लेकिन इसके बाद बायो में भी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 1 से 2 मिनट लेकर के जाएंगे, जो आपसे बनते हैं, जिनका कि आंसर आप ला सकते हैं यदि थोड़ा दिमाग आप लगाएंगे तो। इसकी जगह आप फिजिक्स में दिमाग लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आप बायो नहीं करेंगे, आप फिजिक्स में दिमाग लगाएंगे, करते रहेंगे, बैठे बैठे 5 मिनट के बाद आपको पता चला कि करने के बाद आंसर ही नहीं आया। सबसे धोखेबाज सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। आप ये अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आप जितना टाइम देते हैं उसके बाद आंसर ही नहीं आता है। लेकिन बायो में, केमिस्ट्री में, यदि आप केमिस्ट्री सबसे ज्यादा, केमिस्ट्री में तो इवन मैं कहूंगा बायो से ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करिए।
पोर्शन बहुत कम हो गया है, लगातार उसकी रिवीजन के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आपका 180 नंबर में से 170 करीब करीब आप उसमें टारगेट करिए, ठीक है। बायो में भी आप लगभग 360 में से 340 350 आप टारगेट करिए। 540 में से आप कोशिश करिए कि 520 करीब नंबर आपके आ जाए। फिर इसके बाद फिजिक्स का है, फिजिक्स के यदि आप 25 क्वेश्चन ही सॉल्व कर दीजिए, 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आराम से मिल जाएगा। आपको इस स्ट्रेटेजिक मैनर में चलना है और आपको पढ़ाई जो करनी है, अब थोड़ा आप वही चीजें आप ऐसे टीचर से पढ़िए जो कि नॉलेजेबल हो, ठीक है। वही जो अभी तक यूट्यूब के हिसाब से चलता रहा है कि वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन लिख करके जो एनटीए ने एकदम ही मतलब जो उसकी धारा थी वो चेंज कर दी थी, ठीक है। उसका मतलब कि जो हम लोग के हिसाब से कहा जाए कि एग्जामिनेशन का जो ग्रेविटी थी वही खत्म कर दी, कि एग्जामिनेशन बेस्ड। इसलिए क्या होता था कि ज्यादातर जाकर के एनटीए वालों ने एग्जामिनेशन जो नीट है चाहे आईआईटी का लेवल, इस लेवल पे गिरा दिया था कि जो भी स्टूडेंट चाहे वही सिलेक्ट हुए जा रहे हैं, और वही सिलेक्ट होने के बाद आईआईटी आईएम में जाकर के सुसाइड करने लगते हैं, क्योंकि वहां तो आकर के फिर ऐसा नहीं होने वाला, वहां तो आपको पूरा पढ़ना है। तो अब आप पढ़ेंगे किस टाइप से, ये हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। इस टाइप का पैटर्न जो अब आ रहा है या अब आएगा वो हम लोग बहुत पहले से अडॉप्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ समय के लिए ये था कि डोरमेंट स्टेज में थे हम लोग, ठीक है, 3-4 साल, लेकिन अब फिर से आप देखेंगे एक्टिव स्टेज में आ गए। तो ज्यादातर आप जो स्टडी में करा रहा हूं उसी मैनर में आपको स्टडी करना है, ठीक है। कोई चेंज नहीं है पहले से, और आप देखेंगे सिंपल मैनर में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पढ़ाने के हिसाब से मैं चलता हूं। जो पार्ट है आप देखें, जो नहीं आना है वो भी मैं बताता चला जाऊंगा, जो आना है वो भी मैं बताता चला जाऊंगा, पर तो समझना सब है। देखिए ज्यादा स्टडी कर लेंगे तो उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज्यादा स्टडी आप करेंगे तो कंक्लूड करने में आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया लेकर के चलते हैं। तो कॉलिकर एक साइंटिस्ट थे, कॉलिकर का नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर इन द फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ द इंसेक्ट एंड टर्म्ड इट एज सार्कोसोम। सार्को वर्ड हमेशा किसके लिए आता है? मसल्स के लिए आता है, ठीक है। तो मसल्स वाला पार्ट ये यहां काम नहीं आएगा, तो आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है वहां काम में आने वाला है। व्हाट इज द सार्कोसोम? मसल सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर नोन एज द सार्कोसोम। तो कॉलिकर को आप भूल करके सार्कोसोम में आप याद रखिए, ठीक है। एमपीपीएमटी का एक पुराना पैटर्न था जिसमें कि उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की जो कहना चाहिए वर्डिंग होती है वो पूछा था कि दिस वन इज अ वर्ड गिवन बाय द बेंडा। हाँ, लेकिन इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट पहले पढ़ाते थे, अब तो हमने सभी कम कर दिए। उसमें से हो गया एक है मिसेल साइंटिस्ट पहले एआईपीएमटी में पूछे गए, जो आपका कीमियोस्मोटिक कपलिंग थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी, ठीक है, फॉर द एटीपी फॉर्मेशन। और बेसिकली उनको नोबेल प्राइज भी मिला था मिसेल को इसके लिए, ठीक है, नोबेल लॉरिएट है वो, ठीक है। प्रपोज कीमियोस्मोटिक कपलिंग थ्योरी फॉर द एटीपी फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज अ फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। ये आपका पैटर्न अब होना चाहिए टीचर्स का, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से कवर होते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन होता है एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप? का अटैचमेंट कहीं भी हो जाता है तो उसको कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में, दिस वन आल्सो अ फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। हालांकि एटीपी वहां एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, उस जगह पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, परंतु ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने की प्रोसेस को भी फॉस्फोराइलेशन ही कहते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। वो फॉस्फेट कहां से आया इसका कोई मतलब नहीं उस स्टेप में, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है। और लेकिन वहां क्या होता है? एटीपी कन्वर्ट इनटू द एडीपी। एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप देता है, लेकिन यहां अलग है, ठीक है। एडीपी में जाकर के फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है जिससे कि एटीपी का फॉर्मेशन हो, इसको भी फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी, ये सीक्वेंस भी, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये एआईपीएमटी में पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है। इवन एआईपीएमटी में पहले तो एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, ठीक है। अब इसके बाद ये होता है एटीपी। अब एटीपी वाला जो पार्ट है, एटीपी बनता कैसे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 3 पार्ट है, जैसे ए स्टैंड फॉर, जैसे हम डीएनए में नाइट्रोजन बेस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। तो एडेनिन ये वाला पार्ट है, दिस वन नाइट्रोजन बेस। ये आप यदि ध्यान रखें, ये हम लोग का बरसों से चला आ रहा पैटर्न है, और यदि आप देखें यही क्वेश्चन यही कवर हो जाता था। कोई जरूरत नहीं कि बायोमॉलिक्यूल में लेकर के जाए, सेल में ही ये चीज खत्म कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूरा बना था, ये अभी बनाए गए नोट्स नहीं, पहले के बने हुए नोट्स, ठीक है। अब ए एंड एस, क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए बनाने का, ड्रॉपर्स को बताने का एक बड़ा अच्छा पार्ट होता है कि ये सारी स्टडी कि हम लोग
जैसे टीचर्स रहे हैं जो जिन्होंने पहले हम लोग ने ड्रॉपर्स को पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पहले क्योंकि ड्रॉपर्स बहुत ज्यादा होते थे ना 11th-12th में, इस समय कोई सोचते नहीं था कि हमको एक 2004-5 के करीब करीब कोई स्टूडेंट नहीं सोचता था कि हमको 11th से प्रिपरेशन करना है। वो बाद में चीज थिंकिंग चेंज हो गई और 11th-12th ही मेन पार्ट आ गए। नहीं तो पहले तो 11 जब MPPMT देते थे बंदे तो ड्रॉपर ही आते थे। तो ड्रॉपर को पढ़ाना मतलब उनको पहले से नॉलेज है, और वो भी 3-3, 4-4 साल के ड्रॉपर जब आते थे उनको एडिशन में ही सब कुछ पकड़ाया जाता था, ठीक है। वही आप देखिए, तो ए हो गया एडेनिन, ए और एस, ठीक है। शुगर ये होता है पेंटोस शुगर, एडिनोसिन बनता है, बट दिस वन इज द राइबोस शुगर, नॉट अ डीऑक्सीराइबोस शुगर, दिस वन इज द राइबोस शुगर। राइबोस शुगर जो प्रेजेंट होती है आरएनए में, ठीक है। सो दैट दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन एटीपी। एटीपी इज अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये होता है एडिनोसिन, और इसका एक फॉस्फेट यदि जुड़ता है तो इसको बोलते हैं एडेनिलिक एसिड। तो ये हो गया एडेनिन, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप कहा जाता है एडेनिलिक एसिड। ये इसी बार अब भी AIPMT के पेपर में आया है, ठीक है, जो नीट का पेपर हुआ अभी 25 में। तो ए एडेनिन है, ए और एस क्या है न्यूक्लियो एडिनोसिन। एडिनोसिन यदि जुड़ता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। When a nitrogen base attached with the pentose sugar, so it's called the nucleoside. When a sugar attached with the phosphate group, ठीक है, with the help of the phosphoester bond, so this one's called the nucleotide. तो तीनों चीज जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड, ए और एस जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब इसको कहा जाता है ए एंड एस यदि जुड़ गया तो ये कहलाया एडिनोसिन। दिस वन इज एक जुड़ गया तो मोनोफॉस्फेट, दो जुड़ गया तो डाइफॉस्फेट, तो तीन जुड़ गए तो ट्राइफॉस्फेट, और जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। सो द एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कौन सा, डीऑक्सी की राइबो न्यूक्लियोटाइड। एटीपी इज द राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा रहा है, पहले यूपीपीएमटी जिसको CPMT कहा जाता था उसमें क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी जो ये हाई एनर्जी बॉन्ड कितने होते हैं, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड, राइट। 2 हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट है ना एटीपी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि एडीपी में हाई एनर्जी बॉन्ड कितने होते हैं, तो 1 होता है। एडीपी में कितने हाई एनर्जी बॉन्ड, 1, ठीक है। 1 लो एनर्जी बॉन्ड है और 2 हाई एनर्जी बॉन्ड है। इसको कहलाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। अब इसके बाद MPPMT का पुराना क्वेश्चन, बहुत पुराने क्वेश्चन भी MPPMT के हिसाब से ले तो हो जाएगा एटीपी यदि टूटता है तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 7300 कैलोरी या 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है। और एटीपी यदि AMP में टूटेगा तो कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। सेकंड जो फॉस्फेट होता है उसको पायरोफॉस्फेट होता है, तो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारी चीज बनेंगी। अब इसके बाद ये हो गया फॉस्फोराइलेशन। तो एटीपी का अटैच होना, एटीपी के बनने की प्रोसेस क्या कहा जाता है, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब हो गया टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन प्रेजेंट। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखिए कि फॉस्फोराइलेशन पहले तो 2 बताते थे, फिर एक बार AIPMT में तीसरा नंबर एक क्वेश्चन आ गया तो उसको भी अटैच कर दिया भाई, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा AFMC में और AIPMT में पहले बहुत ज्यादा पूछा गया, और वही सबसे ज्यादा पूछा गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द O2, और साइड कौन सी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की प्रेजेंस से O2 की प्रेजेंस में एटीपी बनने की प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फिर दूसरा एटीपी बनता है, तो ध्यान रखें माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनता है और क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनता है, दोनों जगह पर एटीपी बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट लेकिन एटीपी बनाता है किससे, लाइट की प्रेजेंस में, इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में फोटो, O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव, और डायरेक्ट एटीपी यदि बन जाता है तो उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, राइट। ध्यान रखेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो होता है ग्लाइकोलिसिस में 2 प्लेस में, राइट, 2 स्टेप पे होता है, 7 and 10 नंबर, राइट। कौन सा, 7 and 10 नंबर पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उनकी जो 10 स्टेप्स प्रोसेस है जिसमें 7 और 10 नंबर पे 2 जगह पर एटीपी बनता है डायरेक्ट, और क्रेब्स साइकिल में जो है एक जगह पर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। कि ग्लाइकोलिसिस में कितने जगह पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, 2 स्टेप्स में, ठीक है, 2 जगह पे 7 और 10 नंबर पे एटीपी वहां पे बनता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पार्ट हो गया। देन इसके बाद, अब इसके बाद ये हो गया, ये तो सब चीजें आप नॉर्मल मैनर में, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है NCERT में, तो उसको आप याद कर सकते हैं। इवन ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, बिकॉज द फर्स्ट वन इज अ शेप माइटोज। माइटोज स्टैंड फॉर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को माइटोज कहा जाता है। जैसे ही क्या कहते हैं, पहले फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब इस स्ट्रक्चर को देखा था तो उन्होंने इसको फिला कहा था, फिला,
राइट। तो फिला वर्ड उन्होंने यूज किया था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, वो पुराना समय हो गया, ये सब चीजें साइंटिस्ट नेम आप छोड़िए, ठीक है। सेव हो जाएगा, थ्रेड लाइक, डायमीटर वगैरह ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है। 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, फिर 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर जो है इसकी लेंथ हो जाएगी। हाँ, स्टेन एनसीईआरटी में लिखा है इट कैन नॉट बी सीन विदाउट स्टेन, ठीक है। तो विदाउट स्टेन या वी कैन ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया विद द स्टेन इट। तो इसका स्टेन कौन सा है? जीनस ग्रीन बी, बहुत अच्छा पार्ट है, याद करके रखें, आपको बहुत कॉमन है, ठीक है, हमेशा बनना चाहिए। नंबर में सीधी सिंपल सी बात है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स कंटेन द मोर नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इन कंपेयर टू द डोरमेंट सेल। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स ज्यादा होंगे, जो ज्यादा वर्क करेगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी, उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो दो चीजें पर इसमें ध्यान रखना है, जो पुराने क्वेश्चन पहले के जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे प्लांट और एनिमल सेल में किसमें ज्यादा होगा भाई? एनिमल में, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है। अब आप देखो प्लांट को कौन सा नीड देना है, ठीक है। आप नीड के लिए तो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक परेशान है और पूरी एनर्जी उसी में लग जा रही है, पूरे 2 साल निकल जाते हैं 11th और 12th, ठीक है। तो आप ध्यान रखें प्लांट को ये सब वर्क नहीं करना है। तो एनिमल में ज्यादा एटीपी की जरूरत होगी। डॉर्मेंट और जर्मेटेड सीड्स में से अब किस में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा? जर्मेटेड सीड में। फिर इसके बाद ये एक्स्ट्रा पार्ट जो मैंने लिखा पहले, वो था, ये पुराने क्वेश्चन थे कि फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ द इंसेक्ट्स कंटेन द अबाउट 3 lakhs, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। चाउस जायंट अमीबा प्रेजेंट होता 5 lakhs। तो ये अब पुराना पार्ट हो गया, आप उसको छोड़ें। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर मैनर में यदि अपन लेकर के चलते हैं तो 2 पार्ट अपन ले सकते हैं। फिर सबसे फर्स्ट नंबर है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दिस वन इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन की बात यदि करते हैं नॉर्मल, यदि आपको देखा जाए तो दिस वन कंसिस्ट ऑफ द लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन दिस वन इज फ्रीली परमेबल, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन दिस वन इज फ्रीली परमेबल फॉर द आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, बट द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस वन इज इम्परमेबल फॉर द आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। या अपन उसको बोल सकते हैं मोर सिलेक्टिव परमेबल। इनर मेम्ब्रेन इज अ मोर सिलेक्टिव, राइट। मोर सिलेक्टिव मतलब ज्यादा सिलेक्ट करके, नहीं भैया नहीं तुमको नहीं जाना है, तुमको जाने देना है, इस टाइप का सिलेक्शन का काम इनर मेम्ब्रेन ज्यादा करती है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो रहती है वो परमेबल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन नोन एज पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहते हैं, पहले जो एक ट्रांसपोर्टिंग प्लांट था उस वाले चैप्टर में दिया हुआ था। आप ये ध्यान रखिए कि पोरिन प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ग्राम नेगेटिव की आउटर वॉल में प्रेजेंट होता है पोरिन प्रोटीन, राइट। इसलिए दिस वन कंसीडर्ड दैट माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड क्लोरोप्लास्ट अराइज फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया, राइट। ये एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो हम कहते हैं कि भाई प्रिमिटिव टाइम से ये इवोल्यूशनरी टाइम पे कोई बैक्टीरियल एंटिटी है वो यूकैरियोटिक सेल में एंटर कर गई, इसको सेल यदि मान लें, और दिस वन स्टेबलाइज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दिस वन स्टेबलाइज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोई एक अदर एक स्ट्रक्चर होगा, एक अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, वो यूकैरियोटिक सेल में एंटर किया जब सेल को रिक्वायरमेंट हो, तो या फिर उसने एनगल्फ कर लिया स्टेट में, और फिर वो अंदर आया वो स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर ने आकर के सबसे पहले सेल से फूड लिया और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करी, ठीक है। दिस वन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सेल से फूड लेकर के उसको एनर्जी प्रोवाइड करना। माइटोकॉन्ड्रिया ने सबसे पहले हमको सिखाया कि जब भी किसी शादी पार्टी में खाने के लिए जाओ तो उसका पेमेंट करके आओ, एनर्जी करेंसी एटीपी दे करके आओ, समझ नहीं बन। तो वही चीज था, सेल से फूड लेकर के उसको एटीपी देना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टेबलाइज किया था, ठीक है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट जो डेवलप हुआ उसको माना जाता है वो साइनोबैक्टीरिया से डेवलप हुआ, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब और उसका स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज दोनों में बिल्कुल बहुत ज्यादा मिलती हैं, यदि बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिए जाएं तो भी, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब इसके बाद यदि आप देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं जैसे होता आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कैसा है? लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन भी कैसी होती है? लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन। इट्स अ परमेबल फॉर द आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, मतलब NAD+H+OH सबके लिए क्या होता है? ये परमेबल होती है, ठीक है। यानी आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के लिए परमेबल हो जाएगी, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल के लिए परमेबल हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोरिन प्रोटीन, जिसके कारण पोरिन प्रोटीन के कारण। और ये वाला इट्स अ मोर सिलेक्टिव परमेबल और रिलेटिवली लेस परमेबल। ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ, रिलेटिवली लेस परमेबल। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बताया था 23 में,
23 का पेपर आप देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन उन्होंने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों को लेकर के, ठीक है। आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये पढ़ा रहा हूं और आप पढ़िए उसको, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो आप नहीं समझेंगे उसमें तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 23 का तो इट्स अ मोर सिलेक्टिव परमेबल फॉर मोर सिलेक्टिव परमेबल और क्या हो जाएगा रिलेटिव लेस परमेबल फॉर द आयनाइज मॉलिक्यूल, स्मॉल साइन मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोलिपिड के कारण। कॉर्डियोलिपिन ये आपको याद करना नहीं है। पोरिन के कारण आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होती है, कॉर्डियोलिपिन के कारण ये मोर सिलेक्टिव परमेबल हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है एंजाइम साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, मत याद करो, छोड़ो, ठीक है। इसमें स्टॉक्ड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इसमें इनर सरफेस में स्टॉक्ड पार्टिकल ये वाले पार्ट, ठीक है, जिसको F1 F0 पार्टिकल कहा जाता है, जिनको बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, जिनको F1 F0 पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम की यदि बात करें तो दिस मींस कंटेन 70% एंजाइम ऑफ द सेल। देन इसके बाद एंजाइम लेते हैं, भाई वहां रिडक्टेज मैंने लिख दिया तो एक्चुअल में आपको क्योंकि ऑक्सीडेज तो याद करना ही है, ठीक है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये आपको रेस्पिरेशन में, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहीं से याद कर लो, बिकॉज दिस वन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर 4। फिर इसका सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, दिस वन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर 2। ये हम लोग यही पढ़ा देते हैं, रेस्पिरेशन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये भी नीट का क्वेश्चन हो गया, अब भी आ गया। तो इतने ही पोर्शन में मेरे 2 नीट के क्वेश्चंस कवर हो गए, एक आपका एडेनिन, एडिनोसिन और एडेनिलिक एसिड, और दूसरा है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। पढ़ाने का तरीका यही है और यही पैटर्न है। सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ठीक है। और दिस इज द मार्कर एंजाइम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये पहले भी पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम कौन सा होता है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। क्लोरोप्लास्ट का कौन सा होता है, रुबिस्को, राइट, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो जब सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और मार्कर एंजाइम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम्स फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। दिस वन कंटेन एंजाइम फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए एंजाइम इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, हाँ, ठीक है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द क्रिस्टी। और दिस वन आल्सो कंटेन ETS, ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन 22 में 20 में करीब करीब आया था, बड़ा सारा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए, ठीक है। यानी एलिमेंट्स ऑफ द ETS प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन, बड़ा घटिया क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है, उधर तो अपन बाद में लेकर के चलेंगे जितना भी पोर्शन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ी अच्छी एक सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये यानी रेस्पिरेशन में आपको तब समझ में आएगा जब आप ये एक बहुत सिंपल मैनर, बहुत सिंपल मैनर की आप ये पोर्शन में याद कर लें। कौन सा, NAD FAD यूबिक्विनाइन साइटोक्रोम B7 CAA3, ठीक है, याद करिए NAD FAD, ठीक है। एक हो गया कौन सा, NAD, फिर FAD, फिर यूबिक्विनाइन, फिर साइटोक्रोम B7 CAA3, B7 फिर CAA3, ठीक है। तो पहला नंबर हो गया NAD, फिर कौन सा हो गया FAD, फिर इसके बाद कौन सा हो गया यूबिक्विनाइन, फिर कौन सा हो गया B7, फिर C, फिर AA3। इसको याद करिए, आंख बंद करके बढ़िया याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट, और P लग गया तो फॉस्फेट और हो जाता है। NADP प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, NAD प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, NAD प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, NADP प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ये भर ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। NAD प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक इसका FAD भी, FMN भी बनता है, वो अलग है, FAD फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो NAD FAD यूबिक्विनाइन साइटोक्रोम B7 CAA3 आ गया। नॉर्मल मैनर में वही रेस्पिरेशन वाला पार्ट चले तो बड़े अच्छे मैनर में ना अपन ये देखें, NAD FAD के बीच में एक ATP फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर ये वाला सिस्टम जो है ये कॉम्प्लेक्स एक फॉर्म करता है, ठीक है। B7 के बीच में एक ATP बन जाएगा और AA3 के बीच में एक ATP बन जाएगा। नॉर्मल मैनर में समझने के लिए बता रहा हूं, परंतु आप सिंपल मैनर में याद रखने के लिए आपको क्या करना, आंसर के लिए फिर बाद में अपन समझते रहेंगे रेस्पिरेशन में किस टाइप से क्या होता है। यानी NAD कुल कितने ATP बना देता है, 1 2 and 3, और FAD कितने बनाता है, 1 and 2, राइट, क्योंकि उसके पहले ही एक ATP बन जाता है। तो NAD, 1 molecule of the NAD form 3 ATP and 1 molecule of the FAD form 2 ATP, राइट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो वही है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। तो अभी के लिए इतना काफी है और इसके बाद का काफी पोर्शंस है, हालांकि मैं चलिए आपको और मैं बता देता हूं, ठीक है। अब F1 F0 पार्टिकल्स की बात यदि कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीसोम और एलिमेंट्री पार्टिकल की बात कर लेते हैं। यही तरीका रहा है पढ़ाने के लिए, यही चीजें हैं, ठीक है, पढ़ के देखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी हमारा ड्रॉपर बैच जो है कल से बुधवार से करीब 4 जून से स्टार्ट हो रहा है और बायोलॉजी की क्लासेस लगेंगी, ठीक है, सवेरे 8:30 से, और पर डे इसमें 2 आवर्स की क्लासेस होती हैं।
आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों सेपरेट बैचेस होते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम 19 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए तो यहां देखते हैं, अब ऑक्जीसोम और एलिमेंट्री पार्टिकल्स की यदि अपन बात करते हैं तो ये हेड, स्टॉक एंड बेस, ठीक है। ये कहलाता है हेड F1, F5 एंड F0, ठीक है। तो F0 ये F5 जो है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी प्रोटीन जो कहलाता है OSCP, राइट, कहलाता है। अब आप छोड़ दें उसको। देन इसके बाद इसमें ये है, आप सिंपल समझना बहुत बढ़िया तरीके से, इनर मेम्ब्रेन में ऑक्जीसोम पार्टिकल होता है। ऑक्जीसोम या F1, F0 पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज एटीपेज, दे आर आल्सो नोन एज एटीपेज, दे आर द एंजाइम एटीपेज। एटीपेज में ये बाहर निकला हुआ जो प्रोटीन का पार्ट है, इसको एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, परिधि प्रोटीन। और ये इंटीग्रल, अंतर्निहित प्रोटीन कहलाता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में अंदर धसा हुआ रहता है। फिर ये दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह आउटर मेम्ब्रेन, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, या आपके एनसीईआरटी में तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिया हुआ है, हालांकि स्पेसिफिक मैनर में अपन अलग अलग। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल 3 है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। इनके बीच के दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह को एनसीईआरटी ने तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल दिया है, परंतु हर एक की जगह को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो आप रहने दें, आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ही याद रख लो, ठीक है, या इसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। अब जो ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यही वर्क होता है कि वो किसी भी तरह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का केवल एक वर्क होता है कि किसी भी तरह से इस जगह के पर बने हुए हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इस जगह पे क्रैब साइकिल के समय बने हुए हाइड्रोजन एक्सेप्टर के हाइड्रोजन को वो इस जगह पे ट्रांसफर कर दें। किस जगह पे ट्रांसफर कर दें? ये वाला जो स्पेस बना हुआ, ये इस जगह पूरे हाइड्रोजन वाले पार्ट को, ठीक है। H+ हाइड्रोजन वाला पोर्शन होता है। हाइड्रोजन जो पार्ट होता है उसको दो भाग में स्प्लिट कर दिया जाता है, एक H+ और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू भेज देते हैं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू भेज दिया जाता है। मैट्रिक्स में बनने वाले NADFAD, मैट्रिक्स में बनने वाले NADFAD जो क्रैब साइकिल के समय बनते हैं, किस समय बनते हैं? क्रैब साइकिल के समय। उनके राइट, उनके H2 को दो पार्ट में ब्रेक करके, H2 को दो पार्ट में ब्रेक करके, आप ये ध्यान रखें कि यूबिक्विनाइन के थ्रू, NADFAD से यूबिक्विनाइन के थ्रू H+ को यहां अंदर भेज देते हैं और इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देते हैं। ये साइटोक्रोम जो सिस्टम होता है, ये जो साइटोक्रोम सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये साइटोक्रोम सिस्टम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। बस यहां से जितने भी H+ है वो इस जगह पे आ जाते हैं, इस जगह पे भेजा जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इससे मूव कर जाता है, ठीक है। अब होता यह है जिसकी वजह से कि अंदर साइड, क्योंकि H+ पूरे यहां आ गए, ठीक है, H+ पूरे इधर आ गए, तो यहां नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब ये जो F0 पार्टिकल है, F0 पार्टिकल ये फैसिलिटी डिफ्यूजन करता है। कौन सा? फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहां से होता है? फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। 4H+ को उठा के वो ऊपर से फेंक देता है। कौन से एरिया में? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, जब नेगेटिव फील्ड में पॉजिटिव चार्ज जाता है तो उसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है और वो जो एनर्जी रहती है उसको ये हेड यूज करता है, ये अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, स्ट्रक्चर चेंज करता है और ADP को और IP को पकड़ के एक दूसरे से जोड़ देता है और ATP बना देता है। समझ में आई बात? यही है कीमियो ऑस्मोटिक कपलिंग थ्योरी, राइट, जो मिसेल ने प्रपोज की थी, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने आपको बता दिया और इसके जो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में और बता दूंगा। थैंक यू एवरीवन।